हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी की एक नई यूनिट, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी पढ़ेंगे अब हम। इकोलॉजी में सबसे पहला अपना अभी 3 चैप्टर्स है ट्वेल्थ में। फर्स्ट चैप्टर है अपना लेसन 11, जीव और समष्टियाँ। अब देखिए, जब से ये कोर्स हाफ हुआ है तब से क्या हुआ है, इसमें जीव को तो हटा दिया गया, यानी कि आधा चैप्टर है वो कट चुका है। पीछे क्या बचती है, केवल समष्टि या पॉपुलेशन, यानी कि जीव और समष्टियों में से जीव क्या हो चुका है भाई, हट चुका है। ठीक है, अब समष्टि या पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करें, पारिस्थितिक रूप से समष्टि निम्न बिंदुओं से मिलकर बनती है। देखिए, समष्टि या पॉपुलेशन, एक जीव का मतलब क्या है, एक अकेला जीव। और समष्टि या पॉपुलेशन का मतलब क्या है, उसी के जैसे बहुत सारे जीव। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन किन किन शब्दों से या फिर किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगी। समान प्रजाति के जीव, एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। उन जीवों में संकरण या जनन की क्षमता, ठीक है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव क्षमता या जनन क्षमता होनी चाहिए। और वो क्या करे, समान संसाधनों का साझा या प्रतिस्पर्धा। यस, क्या करे भाई, शेयरिंग। या तो करेंगे वो शेयरिंग और या करेंगे कंपीट। शेयर कर लो, शेयर करके खा लो, या फिर कंपटीशन कर लो एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं भाई, समान संसाधनों का साझा या प्रतिस्पर्धा करना। ओके, अब जीव और समष्टि में देखिए अंतर क्या क्या होता है। जीव में चलती है आयु, लेकिन समष्टि में क्या होते हैं, आयु समूह, यानी कि ये होती है एज, ये एज ग्रुप। इनमें होते हैं जीव में जन्म या मृत्यु, लेकिन समष्टि में क्या होती है भाई, जन्म दर या मृत्यु दर, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। इसमें होता है एक लिंग, इसमें होता है लिंगानुपात। इनमें चलता है जीन, इनके इंडिविजुअल या फिर एक विशेष जीन की बात होती है। लेकिन पूरी समष्टि का क्या होता है भाई, जीन पूल। क्या होता है, जीन पूल, जीन पूल। ठीक है, अब दो डेफिनेशन दे रखी है, जैविक विभव और वातावरणीय प्रतिरोध। जैविक विभव क्या होता है, जैविक विभव जीव या समष्टि की अधिकतम जनन क्षमता को प्रदर्शित करता है। और अधिकतम जनन क्षमता कब हो सकती है, जब उसके पास में संसाधन क्या हो, अनलिमिटेड। भाई जब संसाधन फुल है तो उस समष्टि में कोई भी है जो कंपटीशन नहीं होगा, सब खाएंगे, फुल खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो उनकी जो जनन क्षमता है वो भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा। इसे अपन क्या बोलेंगे, जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। अब देखते हैं वातावरणीय प्रतिरोध। अब क्या, जब संसाधन क्या हो जाए सीमित, तब उन पर क्या लग जाएगा, प्रतिरोध। जब प्रकृति में स्रोत सीमित हो तो समष्टि क्या रहती है, नियंत्रण में। यस, जब संसाधन सीमित होंगे तो समष्टि है वो नियंत्रित रहेगी, उनकी जनन क्षमता भी क्या रहेगी, नियंत्रित। अच्छा, अब एक नोट दे रखा है अपने पास में, अगर किसी समष्टि का आकार बढ़ेगा, यानी कि उसमें जनसंख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो उसका वातावरणीय प्रतिरोध भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। यानी कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें आसपास में प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, क्योंकि तब संसाधन क्या हो जाएंगे, सीमित। जो स्रोत है, जो सोर्स है वो क्या हो जाएंगे, सीमित या लिमिटेड। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैसे लिखा कि जब जब किसी समष्टि का आकार बढ़ता है, यानी कि उनमें जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, तो उनको उनमें वातावरणीय प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि ये दोनों समष्टि आकार और वातावरणीय प्रतिरोध एक दूसरे की क्या है भाई, समानुपाती। ओके, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है समष्टि में आयु समूह, एज ग्रुप्स की अगर हम बात करें एक किसी पॉपुलेशन में, तो वो क्या होता है भाई, 3 एज ग्रुप्स होते हैं, पोस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। इनको बोलते हैं जन्मोत्तर, अब जननक्षम और जन्म पूर्व। ठीक है, अगर इनको अपन समझें तो प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है भाई, बच्चे। ठीक है, बच्चे या फिर अब नई युवा पीढ़ी, नई युवा। ठीक है, जननक्षम का मतलब क्या है भाई, वयस्क, एडल्ट हो जाएंगे इसमें। और जन्मोत्तर का मतलब क्या है, बुजुर्ग, बूढ़े। ठीक है, अब देखिए, अब ये पिरामिड्स क्या बताते हैं, इसमें जन्मोत्तर यानी कि बुजुर्ग की संख्या क्या है, कम, जननक्षम की क्या है, ज़्यादा। और जन्म पूर्व यानी कि जो जो बच्चे या फिर जो नई पीढ़ी है, इनकी जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा। जितना बड़ा ग्राफ है इसका मतलब इनकी संख्या क्या है, ज़्यादा। तो ये ग्राफ हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या का। ये ग्राफ किसका है भाई, बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, बुजुर्गों की संख्या तो है कम, यानी कि जन्मोत्तर की संख्या तो क्या है, कम, लेकिन जननक्षम और जन्म पूर्व की संख्या क्या हो गई, बराबर। अगर इनकी बराबर है तो ये जनसंख्या क्या हो जाएगी,
स्थिर, ये जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर, यानी कि इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब ये लास्ट है कि जन्म जन्मोत्तर भी कम है, जन्म पूर्व भी कम है, यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, कम है। तो जब ये मेन फैक्टर कौन सा होता है, ये प्री रिप्रोडक्टिव, जन्म पूर्व, अगर ये कम है, अगर भाई युवा पीढ़ी ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो आगे जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। तो ये कम होते ये जनसंख्या क्या है भाई, घटती, ये जनसंख्या है घटती हुई, ये जनसंख्या है घटती हुई। ठीक है, तो ये है अपने एज ग्रुप्स, 3 एज ग्रुप्स होते हैं, बच्चे, जवान और बुजुर्ग। ठीक है, अगर ये मेन इंपॉर्टेंट इसको देखना, अगर इसकी जनसंख्या ज़्यादा है सबसे, तो जनसंख्या श्योर है बढ़ेगी। जैसे कि अपने इंडिया का आजकल यही हाल है। इंडिया में क्या है, जो बच्चे या फिर युवा है उनकी जनसंख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उनकी पॉपुलेशन आजकल लगातार बढ़ते ही जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गई भाई, बढ़ती हुई जनसंख्या। और इसमें क्या हो गया, अब बच्चे और जो वयस्क है, एडल्ट है, उनकी जनसंख्या क्या हो गई, बराबर, तो ये जनसंख्या क्या रह जाएगी, स्थिर। और अगर ये जन्म पूर्व अगर कम हो गए तो ये जनसंख्या क्या हो जाएगी, घटेगी, ये कम नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, जिसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। तो अब देखिए समष्टि घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जीवों की संख्या क्या कहलाता है, समष्टि घनत्व। अगर कोई एक विशेष क्षेत्रफल या प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो जीवों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, समष्टि घनत्व। और इस समष्टि घनत्व यानी कि एन को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, 4 कारक प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से, आई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन जिसे बोलते हैं आप्रवासन। ओके, जन्म दर, ठीक है, यानी कि जो बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, क्या है। ओके, अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की अगर हम बात करें, आप्रवासन और उत्प्रवासन, तो अगर क्या होता है देखिए, एक विशेष समय के दौरान, जिस समय अवधि का पूछा गया है उस समय अवधि के दौरान जब कोई जीव है या व्यष्टि है, देखिए समष्टि यानी पॉपुलेशन और व्यष्टि यानी एक सिंगल जीव, तो जब कोई व्यष्टि है वो उस विशेष एरिया में उस विशेष समय अवधि के दौरान जब आ जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, आप्रवासन। यानी कि अगर बात करें कि मान लो एक एग्जांपल है कि 2020 में मैं कहाँ था, तो मैं अपने ननिहाल में था, तो मैं वहाँ पर क्या हूँ, मेरा वहाँ पर क्या हो गया है, आप्रवासन। वो लोग क्या बोलेंगे, मैंने क्या किया, आप्रवासन, यानी कि उनकी संख्या के साथ में मैं भी जुड़ गया, तो उसे बोलते हैं आप्रवासन। और जब किसी विशेष समय अवधि के दौरान कुछ जीव जिनकी संख्या है जो उस दौरान उस एरिया से चले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्प्रवासन। तो मेरे घर से 2020 में क्या हो गया, उत्प्रवासन। ठीक है, यानी कि अगर मेरे ननिहाल की बात करूं तो वहां मेरा क्या हुआ है, आप्रवासन, यानी कि वहां मैं गया हूं, और उत्प्रवासन यानी कि यहाँ से गया हूँ। ठीक है, और वहाँ मैं पहुँचा हूँ। ओके, तो आप्रवासन, अगर मेरे गांव में मान लो भाई लोग हैं 3000 और कल के दिन अगर 100 लोग आ जाएं तो वो 100 लोगों ने क्या किया है मेरे गांव में, आप्रवासन। ओके, और अगर परसों अगर 3000 में से 500 लोग अगर चले जाएं तो 500 लोगों ने क्या किया है, उत्प्रवासन, एमिग्रेशन। ठीक है, तो समष्टि घनत्व को 4 कारक प्रभावित करते हैं, आप्रवासन आना, उत्प्रवासन जाना, और लेकिन ये टेम्परेरी होता है। ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जन्म दर और मृत्यु दर क्या है भाई, परमानेंट। अगर जिसका जन्म हो गया तो होना ही है और मृत्यु हो गई तो भी होनी ही है। ठीक है, अब देखिए आप्रवासन क्या करेगा, समष्टि घनत्व को बढ़ाता है। क्या करता है भाई, बढ़ाता है। अगर यहाँ 500 थे, 100 और आ गए, 600 हो गए। जन्म दर ये भी समष्टि घनत्व को क्या करती है भाई, बढ़ाती है। बट मृत्यु दर क्या करती है, घटाती है। और उत्प्रवासन भी क्या करता है भाई, इसको घटाता है। ओके, तो ये क्या हो गया अपना समष्टि घनत्व। अब देखिए आगे एक फॉर्मूला दे रखा है इसको ज्ञात करने का कि यदि किसी एक विशेष समय t पर समष्टि घनत्व n है तो t+1 समय पर समष्टि घनत्व क्या होगा, तो n+1 इक्वल्स टू nt, पहले वो लिखो, प्लस b+i, b फॉर बर्थ रेट यानी कि जन्म दर, प्लस आई फॉर इमिग्रेशन यानी आप्रवासन, यानी कि जो बढ़ा रहे हैं उनको पहले प्लस में लिखो, फिर माइनस करो d+e, यानी कि जो घटा रहे हैं उन दोनों को क्या कर दो, जोड़ के माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक विशेष समय t पर समष्टि घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला। एक एग्जांपल है कि अगर आपको
ये ज्ञात करना, अगर n 200 तो क्या हो जाएगा भाई n t, इधर t प्लस 1 था तो इधर एक एक माइनस करना पड़ेगा, तो n 200 बराबर n 199, ठीक है। और b प्लस आई और d प्लस ई। वैसे ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं बट आपको फॉर्मूला बता दिया, ऐसे सवाल आप सॉल्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना वृद्धि मॉडल या ग्रोथ मॉडल। अब देखिए ग्रोथ मॉडल क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं ग्रोथ मॉडल, चरघातांकी और संभार वृद्धि मॉडल। चरघातांकी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और संभार वृद्धि मॉडल को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब देखिए चरघातांकी जो है वृद्धि मॉडल वो कब लागू होता है, जब संसाधन यानी कि जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, असीमित, अनंत, अनलिमिटेड, क्या होते हैं भाई, अनलिमिटेड, ठीक है। और संभार वृद्धि मॉडल कब लागू होगा, जब संसाधन क्या होते हैं, सीमित या लिमिटेड। आप बताइए क्या ऐसा कहीं पे है जहाँ पर संसाधन अनलिमिटेड हो, नहीं, यानी कि ये ग्रोथ मॉडल क्या होता है, फ्लॉप। ये क्या होता है, सही, क्योंकि हमें हमारे जीवन यापन करने के लिए संसाधनों के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि संसाधन क्या है इस वातावरण में, सीमित। चलिए बात करते हैं चरघातांकी वृद्धि मॉडल है भाई, कैसा होता है, जे आकार का, यानी कि एन और टी के बीच अगर हम ग्राफ बनाए तो ये ऊपर उठेगा जे के शेप में, ठीक है, जे के आकार में। चलिए अब इसकी विशेषता क्या कि ये कब होगा, संसाधन असीमित होने पर लागू, जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड या असीमित। जैविक विभव प्रदर्शित करेगा, बिल्कुल, जैविक विभव क्या था, अभी हमने पढ़ा था कि जब संसाधन क्या हो, असीमित, तब उसकी जनन क्षमता क्या हो जाती है, मैक्सिमम, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जैविक विभव। और वातावरणीय प्रतिरोध इसमें क्या रहेगा, अनुपस्थित। भाई जब संसाधन ही असीमित है, अनलिमिटेड है, तो क्या वातावरणीय प्रतिरोध लगेगा, क्या, नहीं, ठीक है, तो अनुपस्थित हो जाएगा। तो जब हम एन में यानी कि समष्टि घनत्व को अगर हम समय के साथ में देखें, इसका ग्राफ बनाएं, तो क्या होगा, ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड। अब डी एन बाई डी टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए, फॉर्मूला उसको ज़रा याद कर लेना, डी एन बाई डी टी बराबर आर इंटू एन। आर क्या है भाई, आर बराबर रेट, तो वृद्धि दर, एन समष्टि घनत्व, और आर बराबर क्या होता है, बी माइनस डी, बी फॉर बर्थ रेट, बी फॉर डेथ रेट। अब लो, इसकी हमने खुद ही एंड में इसकी बेइज्जती कर दी। यह मॉडल अवास्तविक और अस्थायी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, यह मॉडल है वो वास्तविक जीवन में लागू नहीं होता। अब अपन आगे पढ़ेंगे संभार वृद्धि मॉडल, क्योंकि ये वास्तविक जीवन में लागू होता है। संभार वृद्धि मॉडल, अब देखिए संभार वृद्धि मॉडल में क्या होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक वृद्धि, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, इसमें क्या होता है, देखिए यह एस आकार का होता है, यानी कि सिग्मॉइड आकार का होता है, इसका आकार कैसा होता है भाई, सिग्मॉइड। और ये कब लागू होता है भाई, सीमित संसाधन होने पर, जैविक विभव इसमें प्रदर्शित नहीं होगा। यह मॉडल कैसा होगा भाई, स्थायी होगा और वास्तविक होगा। ये मॉडल क्या है, रियल, जबकि ये क्या है, अवास्तविक और अस्थायी। लेकिन संभार वृद्धि मॉडल क्या होता है, रियल, वास्तविक और स्थायी, स्टेबल भी होता है। अब देखिए इसको, एन यानी कि समष्टि घनत्व, टी यानी कि समय, तो समय के साथ जब जो समष्टि घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है इसमें भाई, पहले तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, एकदम फ्लैट, ठीक है, यानी कि आगे नहीं बढ़ेगा। कब, जब पोषण क्षमता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, यानी कि अब पोषण क्षमता क्या हो चुकी है, प्राप्त, इसकी पोषण क्षमता इतनी ही थी, इसके बाद इसका ग्राफ है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस ग्राफ की चार अवस्था है, पश्चाता प्रावस्था, त्वरण प्रावस्था, मंदन और अंतरस्पर्शी, ठीक है। इनके नाम एक बस मतलब बुक में दे रखे हैं, अगर एक्सप्लेन करें तो, ठीक है। त्वरण का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन, एकदम से त्वरित होना, एक्सिलरेट होना। अब मंदन यानी कि यहाँ पर आते आते धीरे धीरे क्या पड़ेगी, ये धीमी। और अंतःस्पर्श यानी कि ये इधर अंत को स्पर्श करेगी या टच कर लेगी, ठीक है। इनके कोई विशेष होते नहीं है अर्थ, बस ऐसे अपन ने इसको समझ लिया। बट ऐसा याद रखना, ये ग्राफ कैसा होता है, सिग्मॉइड, पहले बढ़ेगा और फिर फ्लैट हो जाएगा या बढ़ना बंद हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का वक्र पहले बढ़ता है तथा जब समष्टि घनत्व है वो पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है तो क्या हो जाता है भाई, एन का आरेख सिग्मॉइड आकार का। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें कोई पोषण क्षमता नहीं है, समष्टि है जो बढ़ती ही जाती है समय के साथ। लेकिन इसमें क्या होगा, जो है पोषण क्षमता तक जो है पहुंच जाएगा समष्टि घनत्व, और ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधा, ठीक है, सिग्मॉइड आकार का। अब इसे और किस नाम से जानते हैं भाई, विरहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार की वृद्धि को क्या कहते हैं, विरहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक वृद्धि। डी एन बाई डी टी, इसका फॉर्मूला देखें, आर एन ही होता है, बस आर एन किससे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
के माइनस एन अपॉन में के, और के माइनस एन अपॉन में के क्या होता है भाई, वातावरणीय प्रतिरोध या पर्यावरणीय प्रतिरोध। ठीक है, एन क्या है, समष्टि घनत्व, आर क्या है, दर, ठीक है, वृद्धि दर, और के क्या है, पोषण क्षमता। तो ये क्या हो गया अपने जो है एक्सपोनेंशियल या चर घातांकी वृद्धि मॉडल और संभार वृद्धि मॉडल, लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल। ओके, अब देखिए, अब अगर हम दोनों वृद्धि मॉडल पढ़ने के बाद में बात करें तो जातियाँ दो प्रकार की होती हैं, देखिए समष्टि है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो उसके कौन कौन सी हुई, आर चयनित जातियाँ और के चयनित जातियाँ, यानी कि जो आर और के पर निर्भर है। आर का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन या जनन, यानी कि जिनका संबंध सीधा सीधा किससे है भाई, जनन क्षमता से। और के मतलब क्या है भाई, कंपटीशन या स्पर्धा, ये यहाँ पर किससे संबंधित है भाई, स्पर्धा से। तो चलिए बात करते हैं कि अब जो जनसंख्या, जो जातियाँ अब जनन चयनित होती हैं, आर चयनित होती हैं, उनकी जनन दर क्या होती है, उच्च, लेकिन के वालों की जनन दर क्या होती है, निम्न। इनका जीवन काल क्या है, अत्यंत ही कम। आकार भी क्या है, शरीर का बहुत ही छोटा। और स्पर्धा क्या दर्शाते हैं, बहुत ही कम, यानी कि ये कम्पीट नहीं करते भाई। पॉपुलेशन ही इतनी है, ये बढ़ते जाते हैं और मरते जाते हैं, कंपटीशन इनमें नहीं होता है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो जनन दर क्या होगी, निम्न या कम। जीवन काल कैसा होगा इनका, लंबा। और आकार कैसा होगा इनका, बड़ा। और ये क्या दर्शाएंगे, स्पर्धा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई, आर चयनित के ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियाँ, और के चयनित जातियों के एग्जाम्पल क्या क्या होता है भाई, हाथी है, बांस है, और महासागरीय सामान्य मछली, यानी कि जो भी बड़े से बड़ा जीव है और छोटे से छोटा जीव है। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है भाई, आर चयनित और के चयनित जातियाँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।